मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू गाइस। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर का जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो डायरेक्शन और एक स्केलर। स्केलर मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे 2, 3, 4। डायरेक्शन मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर एक इस तरफ जाना है, जी ये डायरेक्शन है। तो जब हम चीज़ डायरेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं विद डायरेक्शन और उसको बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर होता क्या है, जो हम हमारे कोर्स में हैं 12th में, उसमें 3 एक्सिस हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो ये होता है, मान लो x1, y1, z1। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। एक और पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने, x2, y2, z2। ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, ये है a और ये है b। तो ये जो पोजीशन वेक्टर कहते हैं ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं ओरिजिन से ए तक की डायरेक्शन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इट मीन्स ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से ओ बी इज़ ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से काउंट होता है। ठीक है जी। अब एक दूसरी चीज़ लेते हैं जी। अगर मैं बी से ए की तरफ को जाऊंगा तो वो जो बी ए होगा वो होगा वेक्टर। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिजिन से ही जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो सारे वेक्टर तो हैं ही, बट वेक्टर में से वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स का मतलब होता है डायरेक्शन। मैं ए से बी तक गया उसे बोलेंगे वेक्टर। मैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक गया उसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। है दोनों वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ वेक्टर्स के नाम पढ़ लेते हैं। पहला वेक्टर होता है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं उसे। जब किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और एंडिंग पॉइंट भी सेम हो, मतलब वो अपने घर से गया और घर पे ही आ गया, मतलब इन द सेंस घर से गया और घर पे ही रहा, उसे बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। दूसरा होता है इनिशियल पॉइंट। किसे बोलते हैं, जब जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे जाके ख़त्म होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तीसरा, अगर मैं बोलूँ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो अगर ए बी एक वेक्टर है ये, तो जो बी ए वेक्टर होगा ऐसे, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर से पहले आप समझिए कि भाई इक्वल वेक्टर से पहले समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो दो चीज़ों मिलकर बनता है, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मतलब वो जो स्केलर है उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक स्केलर है। अब क्या होता है मैग्नीट्यूड, अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बी से लेके ए तक के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है जी। पांचवा होता है को इनिशियल वेक्टर। नाम से पता चल रहा है, जिन ऐसे वेक्टर जिनके दो के इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि पी क्यू और पी आर
ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं। को लीनियर वेक्टर, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो, दो या तीन वेक्टर और तीनों पैरेलल हैं तो उसे बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर की हमारे पास शब्द हैं कि जो काम आते हैं कभी कभी। कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे लिखा है ए एंड ए नॉट, मतलब माइनस ए। अगर मैं कहूँ ए ये है और ये तो ए वेक्टर हो गया और ये हो गया मेरा माइनस ए वेक्टर, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? नहीं जी, ये कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एंगल बोलूँ अगर मैं, ये अगर ए वेक्टर है, ये माइनस ए वेक्टर है, इनके बीच में 180 एंगल है, तो कोलिनियर वेक्टर हम बोलते हैं जिनके बीच में जीरो एंगल होता है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कैसे हो जाएगा भाई? अगर मैं आपसे बोलूँ एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, एक वेक्टर ये ले लिया, ये दोनों कोलिनियर हैं, लेकिन जो बी सी डी है वो ए बी से बहुत बड़ा है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कैसे हो जाएगा भाई? एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है, बट दीज आर नॉट कोलिनियर। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ, ये बात ठीक कह रहा है क्योंकि हमने इक्वल वेक्टर में यही लिखा था कि जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होती है उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने शुरू में किया था आपके पास कि हमने दो पॉइंट लिए थे। एक तो पॉइंट लिया था मैंने ए x1 y1 z1 और एक पॉइंट लिया था मैंने b x2 y2 z2, और मैंने आपसे कहा था दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। अच्छा, दूसरी बात, हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को दो लिखने के तरीके होते हैं। एक तो ये लिखा है x1 y1 z1, बीच में कॉमा आता है, और एक हम इसे लिख सकते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और इन तीनों पे कैप आएगा। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये और एक ये। लेकिन जब भी आप इस तरह से पोजीशन वेक्टर को लिखोगे तो आपको ये वर्ड भी लिखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये पॉइंट ही है, सबको पता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको पोजीशन वेक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई पोजीशन वेक्टर की, बता चुका मैं, हमेशा ओरिजिन से होते हैं। अब मुझे अगर ए बी वेक्टर निकालना है, मान लो मैं ए बी वेक्टर निकालूं ए से बी तक, तो मैं ओ बी में से ओ ए को माइनस करता हूं। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से काउंट होते हैं, तो ये हो गया ओ ए और ये हो गया ओ बी। वेक्टर में एक ट्रायंगल लॉ होता है, वेक्टर का एक जनरल लाइफ में ट्रायंगल लॉ होता है कि अगर मैं ओ पॉइंट से चला, पहले मैं ओ से ए तक गया, फिर मैं ए से बी तक गया, फिर मैं सी से बी से ओ तक वापस आ गया, तो मैं बेसिकली कहीं नहीं गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ ज़ीरो। जो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, तो मैंने इसको ज़ीरो पुट कर दिया। इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इससे ए बी वेक्टर निकालूं तो मैं करूँगा माइनस बी ओ, मैं दोनों को चले आ रहा हूँ, माइनस बी ओ वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, और मैं माइनस ओ बी ओ वैक्टर को ओ बी वैक्टर लिख सकता हूँ। तो ओ बी माइनस ओ ए आ गया। इसे बोलते हैं कोई वेक्टर निकालना। अगर हमें दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और मुझे एक पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर तक का वेक्टर निकालना है, तो मैं निकालता हूँ ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अच्छा जी, मान लेते हैं मैंने एक ए पॉइंट लिया, वो ले लिया 1 5 4, और मैंने बी पॉइंट ले लिया 6 7 और 1, और मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। तो मैं बी में से ए को माइनस करूँगा। 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 4 3 माइनस 3। तो अब मैं इसमें लगा दूंगा आई जे के, ये बन गया मेरा ए बी वेक्टर। ठीक है,
मैं इस पोजीशन वेक्टर को i प्लस 5j प्लस 4k भी लिख सकता हूँ और इसको 6i प्लस 7j प्लस k भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा वेक्टर आ गया, इसे बोलते हैं ए बी वेक्टर। तो सबसे पहले आप समझिए दो चीज़ों में डिफरेंस, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर। ये है पोजीशन वेक्टर और ये है वेक्टर। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखोगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट वेक्टर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और पोजीशन वेक्टर होता है हमेशा ओरिजिन से। तो अगर आपको देखना है हमेशा ओरिजिन से है तो आपको पोजीशन वेक्टर नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर बात हुई ये बात यहाँ तक? चले आगे, चलो बढ़िया। अब देखिए ये जो 5, 2 और -3 ये जो आते हैं इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशो। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो निकालने हो तो जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। एक शब्द बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड, आपको बताया था ना अभी, लेंथ। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अगर मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है तो उसे बोलते हैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। और निकालते कैसे हैं? तीनों डायरेक्शन रेशोज़ का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो उससे मेरा डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं। तो मैंने निकाल लिया तो ये आ गया 25 प्लस 4 प्लस 9, ये आ गया √38। तो ये आ गया मेरा ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, इसे बोलते हैं मॉड ए बी। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर वो पूछेगा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन देगा आपको, डायरेक्शन मतलब वेक्टर देगा कोई, तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको उसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देना है तो उससे आ जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बोलते किसे हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो है वो 1 यूनिट हो। भाई अगर मैं बात करूँ ए बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी लेंथ जो है वो √38 है। अगर मुझे इसकी लेंथ 1 बनानी है, भाई आप समझो किसी कपड़े किसी मतलब धागे की लेंथ है वो 5 मीटर है और मुझे उसकी 1 बनानी है तो मैं उस 5 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मीटर आ जाएगी। मैं भी वही कर रहा हूँ, जो उसकी लेंथ है उसको वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो मेरी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 5i, जो ये लिखा था ना, ये वेक्टर पूरा लिखेंगे 5i प्लस 2j माइनस 3k अपॉन √38। मैंने उसको मॉड से डिवाइड कर दिया। अच्छा एक बात और, आगे से ना ध्यान रखना, मैं इन पे कैप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये तीनों बिना कैप के नहीं आएंगे। अगर ये बिना कैप के लगाते हो आप तो इट इज़ ए मिस्टेक। ठीक है, मैं तो इसकी वजह से लगा कि टाइम कम बच जाएगा आपका, बट आप कभी भी कैप हमेशा लगाएंगे इन पे। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो आप, और चाहो तो 5/√38 i प्लस 2/√38 j माइनस 3/√38 k, इससे हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। जो हमारे डायरेक्शन रेशो आए थे वो आए थे 5, 2, -3। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशोज़ को उसके मॉड से डिवाइड कर दूं तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है जी, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैंने मान लो ये ले लिया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस और एक वेक्टर ले लिया मैंने, मान लो वेक्टर ले लिया मैंने ये ले लिया मैंने ए बी वेक्टर। तो आप देखिए इस ए बी वेक्टर ने x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से, देखिए x से बनाया है इसने ये वाला एंगल, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा। y से बनाया है ये वाला एंगल, ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं बीटा। और z से बनाया है ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं गामा। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। तो अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से अल्फ़ा, y से बीटा, z से गामा बनाता है तो इसको बोलते हैं कॉस अल्फ़ा, इसको बोलते हैं कॉस बीटा, इसको बोलते हैं कॉस गामा। ये जो कोसाइन शब्द आया है ये इस कॉस से ही आया है। इनके शॉर्टकट नाम भी होते हैं LMN। ठीक है, तो मान लो मैं आपसे कहूँगी जी ये जो वेक्टर आया था मेरा ए बी वेक्टर, इसी बात कर ले, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? सिंपल, आप कॉस बीटा को इक्वल टू ये रख दो और उससे बीटा निकाल लो।
तो बीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2/√38। तो मैं कह रहा था कि इनके शॉर्टकट नाम होते हैं LMN, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। मीन्स cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज़ ऑलवेज 1। ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आता है कि वो पूछता है जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बताओ। कितना सिंपल है, आप इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब डिफरेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई, वेक्टर में दो चीज़ इंक्लूड है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डू डिफरेंट का मतलब है उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो आपको एग्जांपल देने हैं, तो मान लो मैंने ये मान लिया i प्लस 2j प्लस 3k, तो इसे मान लेंगे हम 2i प्लस j माइनस 3k। अब देखो दोनों का मॉड निकालता हूँ मैं। इसका मॉड आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ रहा है √14, और इसका क्या आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 9, ये भी √14 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों की लेंथ तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, और वही पूछ रहा है वो हमसे, नहीं उल्टा पूछ रहा है वो, सॉरी माय बैड। टू डिफरेंट वेक्टर्स मतलब वो कहता है कि उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो। अच्छा, मैंने ना ये क्वेश्चन कर दिया, देखो आप देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इसका आंसर ये होगा, एक वेक्टर ये ले लेंगे और एक वेक्टर ये ले लेंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है वो टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब दो वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड चेंज है। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है, मान लो मुझे इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो मैं जब इसमें किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि किसी वेक्टर में अगर लैम्डा की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो वेक्टर आता है वो इसके पैरेलल ही आएगा। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 1.5 7 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ 5i प्लस 5j प्लस 5k, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए वी कंसीडर दे आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो इस वाले का आंसर हुआ ये, और इस वाले का आंसर हुआ ये और ये। आप चाहो तो 5 की जगह 2 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ऑलराइट, अगला है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। वो कहता है ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। अरे तो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, xi प्लस 2j प्लस जेड अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ 2i प्लस yj प्लस k, देखो मैंने कैप नहीं लगाया तो आप कैप लगाएंगे, तो सीधा सीधा कंपेयर करना है। x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2, z की वैल्यू हो जाएगी 1, बस आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1। चलते हैं आगे। वो कहता है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, क्या मॉड a और मॉड b इक्वल है? निकाल लेते हैं मॉड। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड निकालते तो आएगा √1 प्लस 4 √5 आ रहा है, और मॉड b निकालते हैं तो वो आ रहा है 4 प्लस 1, यार ये भी √5 आ रहा है। इसका मतलब दोनों के मॉड सेम है। फिर हम देखेंगे कि क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं। वेक्टर इक्वल करने के लिए मुझे डायरेक्शन भी सेम चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर मैं इसमें 2i बनाना चाहूँ तो मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 2 की करता हूँ तो 2i तो हो जाएगा लेकिन 4j हो जाएगा, और 4j इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब दीज वेक्टर्स आर नॉट इक्वल बिकॉज इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। बताया था मैंने आपको, यूनिट वेक्टर निकालते क्या करते हैं भाई। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम किसी भी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते हैं और मॉड निकालते हैं डायरेक्शन रेशोज़ का स्क्वायर करके ऐड करके। तो ये आ गया √14, तो मेरा आंसर आ गया 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर डायरेक्शन विद दैट मैग्नीट्यूड। अब देखो वो कह रहा है कि मुझे इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 हो। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको मॉड से डिवाइड कर दिया तो पता है क्या आया? वो आया यूनिट वेक्टर आ गया। अभी तो बताया था मैंने आपको, तो वो आ गया i/√5 माइनस 2/√5j। ये आया यूनिट वेक्टर। मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? जिसकी लेंथ 1 हो यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बट वी नीड अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 7 बस। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है और मुझे 7 का निकालना है तो क्या करेंगे हम?
इस वेक्टर में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर तो आ गया 7/√5 i माइनस 14/√5 j। ये मेरा आंसर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 7 है। फाइंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ। अब मुझे इसका और इसका सम निकालना है और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो पहले a प्लस बी को हम एक c वेक्टर मान लेते हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, यूनिट वेक्टर का एक नोटेशन होता है। अगर मुझे c के अलोंग यूनिट निकालना तो उसे बोलते हैं c कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग c। तो c मान लिया मैंने, तो c मान लिया होगा 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। तो ये आ गया 4i प्लस 3j माइनस 2k। ये मेरा आ गया c वेक्टर और मुझे निकालना है c कैप। तो बस अब c के मॉड से डिवाइड कर दो, तो 4i प्लस 3j माइनस 2k और इसका मॉड आएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 4। तो 9 4 13 √29। तो 4/√29i प्लस 3/√29j माइनस 2/√29k। ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मुझे डायरेक्शन रेशो निकालना है। क्या बताता है डायरेक्शन रेशो? जो i j k का कोफिशिएंट आता है उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। याद आया? और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं, तो क्या करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आ गया 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6। ये आ गए डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन कोसाइन और निकाल देते हैं। चलो, तो -2 1 और -5 ये तो होगा डायरेक्शन रेशो और इसका मॉड आएगा √4 प्लस 1 प्लस 25। तो ये आएगा √30। तो तीनों को √30 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गए डायरेक्शन रेश कोसाइन। ठीक है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल विच मेक्स इतने विद द वाई एक्सिस। याद है, बताया था मैंने आपको। पहले इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशो है ये, इसका मॉड है 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी √4 यानी कि 2। तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए डायरेक्शन कोसाइन। और वो पूछ रहा है वाई एक्सिस से, इट मीन्स वो बीटा पूछ रहा है। तो कॉस बीटा मैंने बताया था आपको ये होता है। तो कॉस बीटा अगर 1/2 आ गया तो बीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वेक्टर पॉइंट इतने से निकालना है डायरेक्ट टू पी टू क्यू यानी पी क्यू वेक्टर निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम? ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे। ओ क्यू कितना है? ये रहा। ओ क्यू है -i माइनस 2j माइनस 4k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 0k। तो ये आ जाएगा -3i और -5j और -4k। ये मेरा आ गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है, क्लियर? अब हमें शो करना है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या करेंगे हम? अब भाई मुझे पता नहीं कौन सा राइट एंगल है, तो मैं फिलहाल ऐसे ही सपोज कर लेता हूँ। नेमिंग मुझे पता नहीं है कि ये 90 है, मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया। तो ए ले लिया मैंने 2i माइनस जे प्लस के, फिर बी ले लिया मैंने i माइनस 3j माइनस 5k, और सी ले लिया मैंने 3 माइनस 4 माइनस 4। देखो, मैं इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने ए बी वेक्टर निकाला b माइनस ए से, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो -i और -2j और -6k। फिर मैं मॉड ए भी निकाल रहा हूँ साथ साथ ही। मॉड ए भी आ रहा है √1 प्लस 4 प्लस 36, ये आ गया √41। फिर मैंने बी सी वेक्टर निकाला, वो आ गया c माइनस बी यानी कि दिस माइनस दिस, 3 माइनस 1 2i माइनस j और प्लस के। इसका भी मॉड निकाल लेता हूँ साथ साथ। इसका मॉड आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 1 √6। फिर मैं सी ए निकाल रहा हूँ साथ साथ। अब जब सी निकालूंगा ए माइनस सी करूँगा, यानी कि ए में से सी को माइनस करूँगा। 2 माइनस 3 माइनस i माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस प्लस 3j और 1 प्लस 5k। तो इसका मॉड निकाल लेता हूँ साथ साथ। इसका मॉड जो आ रहा है वो आ रहा है √1 प्लस 9 प्लस 25। ये आगे कितना? 25 और 10 35। अब आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि अगर मैं ए बी का वेक्टर का स्क्वायर करता हूँ, बी सी वेक्टर का भी स्क्वायर करता हूँ, सी ए वेक्टर का भी स्क्वायर करता हूँ, तो देखो इसके स्क्वायर का सम जो है वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी का स्क्वायर है वो बी सी और सी ए के
स्क्वायर है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस लग रही है इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और मैं आपसे पूछूं कौन सा एंगल 90 होगा, वीडियो पॉज करो, कौन सा एंगल 90 होगा? वेरी गुड। देखो यहाँ पे ए बी लिखा है तो इसका मतलब ए बी इज़ हाइपोटेन्यूज, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब एंगल सी 90 होगा, क्योंकि मैंने पहले तो लेट किया था ना, आई डिड नॉट नो कि कौन सा एंगल 90 है, तो मैंने ऐसे लेट कर लिया था, लेकिन हमारा लास्ट में आ रहा है सी एंगल 90 है। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो याद देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होता है, तो सही है। फिर देखो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो हम सी ए को माइनस ए सी लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही है। अगला है ए बी प्लस बी सी, ओहो ये गलत है ना, क्योंकि अगर माइनस ए सी सही है तो माइनस नहीं, ये तो एक ही बात होगी, ये तो सेम लिखा है, ये भी सही है। ए बी माइनस सी बी और प्लस सी ए, ये भी सही लिखा है, इसका मतलब सारे ही सही हैं, इसका मतलब या तो कहीं मिसप्रिंट है ना। तो या तो देखो ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए इन्होंने, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे ए सी होगा, अगर यहाँ पे ए सी हुआ तो मेरा सी ऑप्शन गलत होगा, तो मेरा ऑप्शन आंसर होगा सी। ठीक है, ए बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी, ये तो सही है, अगर हम दो कोलिनियर होते हैं तो लैम्डा से, मैंने बताया था किसी वेक्टर में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर आता है वो इसके पैरेलल आता है, इसको मतलब ए और बी पैरेलल है, और पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है। दूसरा ए प्लस माइनस बी। तीसरा रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये गलत लिखा है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो अगर मैं बोलूँ आपसे ये आई प्लस जे प्लस के है और दूसरा है 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट हैं उनका प्रोपोर्शनल सेम है, तीनों का 1/2 1/2 1/2 आएगा तो प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा, जब निकालना है मुझे, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी वेक्टर, ये वेक्टर दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं है, देखो लिखा है ए वेक्टर लिखा है, पोजीशन वेक्टर नहीं लिखा है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड 6 यूनिट चाहिए और पैरेलल वेक्टर चाहिए इसके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और c की वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्लस 3ci माइनस 2j प्लस k, तो ये आ जाएगा मेरा i ऐड करते हैं पहले, 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 3 तो प्लस 1 आ गया, j हैं 2 प्लस 2 4 में से 2 गए, 2 बचे, और k 2 है माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 3 प्लस 2 आ गया, तो ये मेरा आ गया वेक्टर ये वाला। इस वेक्टर को अगर मैं p वेक्टर मान लूँ तो ये p वेक्टर आ गया, और मुझे चाहिए p के अलॉन्ग 6, तो क्या करते थे याद है जब हमने 7 निकाला था, पहले इसके मॉड से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 6, और ये आ जाएगा मेरा 9, 3 होता है तो ये कट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 4k, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, मुझे निकालना है, कोलिनियर है और मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था अभी बात चल रही थी इस वाले में, कोलिनियर मुझे होते हैं तो इनका रेशो सेम होता है, तो रेशो सेम रख देते हैं सिंपल। तो 2 का रेशो a से, माइनस 3 का रेशो 6 से, प्लस 4 का रेशो माइनस 8 से, इसे इक्वल पुट कर देते हैं, कोई सा भी 2 ले लो, मैंने ये ले लिए, ये कट गया 2, तो a की वैल्यू आ गई -4। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था एक, उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये होता था कि अगर कोई दो तरह के होते हैं, तो इंटरनल डिवीज़न और एक एक्सटर्नल डिवीज़न। तो पहले इंटरनल लेते हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है और एक सी पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, मुझे सी का निकालना है, तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। इसे कहते हैं इंटरनल डिवीज़न, जब सी जो है वो ए और बी के बीच में होता है। सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। कभी कभी ऐसा होता है कि जी ए ये है और बी ये है और सी यहाँ आ गया, लेकिन रेशो अभी भी m/n है, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। फॉर्मूला सेम होता है, बस ऊपर नीचे माइनस आता है, तो सी वेक्टर हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, m माइनस n, सॉरी माय बैड। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न और इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीज़न।
और एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है और मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट होता है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मिड पॉइंट निकालना है मुझे इसका और इसका, तो ये हो जाएगा सिंपल 2 + 4/2 और 3 + 1/2, 4 - 2/2। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा मेरा 6, 3, 2 और 1। एक तरीका तो ये निकालने का है। एक तरीका चाहे तो आप पहले ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर आ जाएगा मेरा 2i + 3j + 4k और ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा मेरा 4i + j - 2k। और मुझे आर निकालना है, ओ आर, जो इनका मिड पॉइंट है, तो वो हो जाएगा OP + OQ/2। तो इनको प्लस कर देंगे तो वही आ जाएगा 2i + 4i/2, 3j + j/2, 4k - 2k/2। तो उससे भी मेरा आंसर वही आ जाएगा 3i + 2j + k। तो एक ही बात है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन सेक्शन हमने सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक वेक्टर निकालना है जो एक्सटर्नल डिवीज़न भी कर रहा है और इंटरनल डिवीज़न भी कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया, मान लो कि एक वेक्टर है A, वो ले लिया मैंने 3i - 4j - 4k, और एक ले लिया B, वो ले लिया मैंने i + j + k, और एक वेक्टर C निकालना है जो इसको 2:1 में काटता है इंटरनली। तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनल निकालेंगे। तो हम 2:1 वेक्टर है, तो ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। तो फॉर्मूला लगा देंगे m × a वेक्टर, c वेक्टर निकाल रहे हैं हम, m × b वेक्टर प्लस n × a वेक्टर और अपॉन 2 + 1। इससे आ जाएगा मेरा सी पॉइंट, जो इंटरनल डिवीज़न कर रहे हैं। तो 2 और 3 5i, 2 - 4 - 2j, 2 - 4 - 2k/3। तो मेरा वेक्टर आ गया 5/3i - 2/3j - 2/3k। ये तो मेरा हो गया इंटरनल डिवीज़न। अब अगर एक्सटर्नल करना हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आएगा। तब ये आएगा, कितना आएगा, 2 - 3 - i, 2 + 4 5j, 2 + 4 6k, 2 + 4 यहाँ पे भी 6 आएगा, 6k और अपॉन 2 - 1 1 आ जाएगा। तब मेरा आंसर आ जाएगा -i + 6j + 6k। तो ये हुआ एक्सटर्नल डिवीज़न और ये हुआ इंटरनल डिवीज़न। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए कहीं पे, अगर आपको सपोज करो रेशो दिया, मतलब रेशो निकालना हो, यू हैव टू फाइंड द रेशो, तो आप रेशो मानेंगे k/1 और हमेशा इंटरनल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर k की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीज़न होगा, और अगर k की वैल्यू अपना आप नेगेटिव आती है तो होगा एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है। तो आप NCERT अगर कर रहे हैं तो NCERT की पहली और दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इससे, और अगर RS कर रहे हैं तो RS की पहली एक्सरसाइज वेक्टर की आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल या परसों नेक्स्ट सेशन के साथ वेक्टर की अगले, वो है डॉट प्रोडक्ट। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।